हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम सेंटर ऑफ मास का सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने सेंटर ऑफ मास के बारे में पढ़ा था कि सेंटर ऑफ मास क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, उससे रिलेटेड डिफरेंट एस्पेक्ट हमने स्टडी किए थे कि कैसे हम लोग एक पर्टिकुलर फॉर्मूले से सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स हम फिर से ट्राई करते हैं, देन हम लोग कॉन्टिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आज पढ़ेंगे। हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा कॉन्टिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। तो बट कुछ न्यूमेरिकल्स पहले कर लें ट्राई। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड x एंड y कोऑर्डिनेट, x y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ फॉलोइंग 4 पार्टिकल सिस्टम। अभी तक हमने 3 पार्टिकल सिस्टम किया था। कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ फॉलोइंग 4 पार्टिकल सिस्टम। 4 पार्टिकल सिस्टम। ओके, हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक पार्टिकल है 1 kg का जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 0 0। सेकेंड है 2 kg जिसके कोऑर्डिनेट्स कितने बेटा 1 0। थर्ड इज हैविंग मास 3 kg, coordinates 0 1. Fourth particle is having mass 4 kg and coordinates how much 1, 1. तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, x सेंटर ऑफ मास एंड y सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है। बेसिक फॉर्मूला हमारा लग जाएगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे सेंटर ऑफ मास, अगर हमने कैलकुलेट करना है x सेंटर ऑफ मास, क्या रहेगा बेटा, फॉर्मूला m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m4 x4 डिवाइडेड बाय टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, ये है x1, ये है y1, ये x2 y2, x3 y3, x4 y4। क्लियर। तो मेरे पास अगर वैल्यू आ जाए तो x सेंटर ऑफ मास क्या आएगा बेटा, m1 इज 1 kg, x1 इज 0, m2 इज 2 kg एंड x2 इज 1, ओके, प्लस 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 1 डिवाइडेड बाय नेट मास इज व्हाट, टोटल मास ना आपके पास कितना हुआ बेटा, टोटल मास अगर आप देखेंगे 1 प्लस 2 3 3 प्लस 3 6 6 प्लस 4 10। यस, तो 1 इंटू 0 0 प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस 0 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 10। यस, 2 प्लस 4 दैट इज 6, 6 बाय 10। यस और नो, 6 बाय 10 आया, कितना है बेटा 6 बाय 10। तो दिस कम्स टू इक्वल 3 बाय 5। हाउ मच, 3 बाय 5। अगर इसको और ज़्यादा आप सिंप्लीफाई करना चाहो तो दिस कम्स टू इक्वल 0.6। y सेंटर ऑफ मास आपने कैलकुलेट करना, हाउ मच, y सेंटर ऑफ मास क्या होगा, सेम m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 प्लस m4 y4 डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो यहाँ पे देखो y1 0 है, y2 0 है, y3 1 है, y4 1 है, तो y1 y2 के साथ वैसे ही 0 हो जाएगा। दिस कम्स टू बी 3 इंटू 1 3 प्लस 4 इंटू 1 4। तो y सेंटर ऑफ मास हो जाएगा 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 10। यस और नो, दैट इज 7 बाय 10, 7 बाय 10 दैट इज 0.7। तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, आप सीधे लिख सकते हैं, आइदर सोल्यूशन विल बी आर 3/5, 7 बाय 10। यस, दिस विल बी आर आंसर। तो बच्चों हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ फॉलोइंग 4 पार्टिकल सिस्टम केप्ट एट द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड ए। एक स्क्वायर हमारे पास है जिसकी साइड हमारे पास कितनी गिवन है, ए साइड गिवन है, और 4 पार्टिकल हमारे पास है जो कि इस स्क्वायर के कॉर्नर में है। तो हमने अगर सेंटर ऑफ मास इसका कैलकुलेट करना है 2 तरीके से, x सेंटर ऑफ मास और y सेंटर ऑफ मास, इसके हम कोऑर्डिनेट अगर कैलकुलेट करना चाहें तो क्या करना पड़ेगा। तो हमें पहली बात तो रेफरेंस कंसिडर करना पड़ना,
ये हम लोग अगर रेफरेंस कंसिडर करें, किसके लिए? रेफरेंस कंसिडर करें फॉर एक्स, तो हमारे पास रेफरेंस के अबाउट, ये मास के अबाउट, तो जो मास मूवमेंट है वो जीरो हो जाएगा इन दोनों मास के अकॉर्डिंग। इन दो मासेस के रिगार्डिंग हमारा जो मास मूवमेंट है वो जीरो हो जाएगा, तो रिमेनिंग क्या रहेगा? ये मास 2m और 2m, तो मेरे पास टोटल एक्स सेंटर ऑफ मास क्या हो गया? 2m इंटू ए प्लस 2m इंटू ए डिवाइडेड बाई टोटल मास। टोटल मास कितना है? 2 + 2 + m + m, है ना? 4 + 2 दैट इज 6m, यस और नो। और सिमिलरली फॉर वाई सेंटर ऑफ मास हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ये रेफरेंस लेना पड़ेगा, ये रेफरेंस रहेगा फॉर वाई, दिस विल बी रेफरेंस फॉर वाई। तो अगर जिस पे हमने रेफरेंस लिया तो ये मास और इस मास के लिए तो हमारे पास मास मूवमेंट जीरो हो जाएगा। उस केस में हमारे पास वाई सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा? m इंटू ए प्लस 2m इंटू ए डिवाइडेड बाय 6m, यस और नो। कैलकुलेटेड आपके पास कितना हुआ? ये हुआ हमारे पास दैट इज 4ma डिवाइडेड बाय 6m, और ये हमारे पास वाई सेंटर ऑफ मास कितना हुआ? ये हुआ 3ma बाय 6m, यस और नो। हमारे पास m से m कैंसिल हो जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, तो x सेंटर ऑफ मास हमारे पास रहा कितना? 2a बाय 3, यस और नो, 2a बाय 3, और जबकि y सेंटर ऑफ मास हमारे पास रहा a बाय 2, यस, या 1/2 टाइम्स a, गॉट इट। ये तरीका रहेगा सॉल्व करने का। हमें रेफरेंस लाइन लेनी है, रेफरेंस के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं? अपना मास मूवमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं और कैलकुलेशन अपनी ईजी कर सकते हैं, ठीक। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ फॉलोइंग 3 पार्टिकल सिस्टम फ्रॉम एनी मास m। हमें बोला गया किसी भी मास m से हमें क्या करना है? डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है सेंटर ऑफ मास के, जो कि 3 पार्टिकल सिस्टम है। अगर ये 3 पार्टिकल सिस्टम में इसके अकॉर्डिंग अगर हम रेफरेंस लाइन दें, देखो ये सिमेट्रिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके अबाउट अगर हम देखें तो अगर ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री अगर हमारे पास है तो यहाँ से तो हमें क्लियर नज़र आ रहा है कि जो एक्स सेंटर ऑफ मास होगा वो तो हमारे पास इस पे लाई करेगा, दैट विल बी 0, ठीक है। जितना मास इसके इधर डिस्ट्रीब्यूटेड है उतना ही मास इसके इधर डिस्ट्रीब्यूटेड है। जो हमारे पास वेरिएशन आएगी वो आएगी वाई सेंटर ऑफ मास में। वाई सेंटर ऑफ मास कैसे हमारे पास रहेगा? वाई सेंटर ऑफ मास के लिए देखिए, अगर ये रेफरेंस लाइन है तो इसके अबाउट हमारे पास मास मूवमेंट 0। अब हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इसके अबाउट लेना पड़ेगा, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना है? अब हमारे पास ये डिस्टेंस हुआ d/2 और ये डिस्टेंस हुआ d, तो मेरे पास ये पर्टिकुलर हाइट कितनी हुई? अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे दिस कम्स टू बी इक्वल 3d/2। अगर आप पाइथागोरस थ्योरम भी लगाओगे कितनी आएगी? 3d/2। हमारे पास अब देखो वाई सेंटर ऑफ मास के लिए हमें क्या लेनी पड़ेगी? रेफरेंस ये लेनी पड़ेगी ना। इसके अबाउट ये दोनों मास, इनके अबाउट वाई सेंटर ऑफ मास के लिए क्या हो गया? अगर ये रेफरेंस है फॉर वाई सेंटर ऑफ मास, तो इन दोनों मासेस के अबाउट मास मूवमेंट क्या हो गया? 0। तो ये एक मास रहता है और ये डिस्टेंस कितनी हुई? ये डिस्टेंस हमारे पास आई। अगर आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे, देखो आपके पास ये d है, ये d/2 है, तो ये डेफिनेटली √3 d/2 आ जाएगी। तो मेरे पास वाई सेंटर ऑफ मास क्या हो गया? m इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी हुई? √3/2 टाइम्स d डिवाइडेड बाई टोटल मास। टोटल मास कितना हुआ? m दैट इज 3m, यस और नो आया बेटा। इसी को ही अगर हम लोग सॉल्व करें, दिस कम्स टू बी इक्वल √3d, m से m कैंसिल हो गया, डिवाइडेड बाय 3 2 6। और मैं अगर इसमें क्या करूं? रेशनलाइजेशन करूं, √3 से मल्टीप्लाई करूं, √3 से डिवाइड करूं, √3 तो अपने आप मेरे पास जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी? कैलकुलेट कर लीजिए। ये हमारे पास आई 3d/6 √3 दैट इज d/2√3 तो यानी यहाँ से ये कितना ऊपर गया? कितना ऊपर होगा वाई सेंटर ऑफ मास? दैट विल बी d/2√3।
तो कोऑर्डिनेट्स इसके रहेंगे 0,d/2√3। क्लियर है? तो बच्चों फिर हम आज स्टार्ट करेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमारा ये टॉपिक है सेंटर ऑफ मास ऑफ continuous mass distribution, continuous mass distribution। ओके, कॉन्टिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, हमारे पास जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं दे आर इनफाइनाइट। ओके, तो वहां पे समीशन यूज करना हमारे लिए क्या हो जाता है, पॉसिबल नहीं होता है, टफ हो जाता है। इसीलिए हम लोग थोड़ा सा अपना मेथड चेंज कर जाते हैं, थोड़ा सा हमारा तरीका चेंज हो जाता है, हम लोग इंटीग्रेशन की तरफ मूव कर जाते हैं, कैलकुलस हम लोग यूज़ करते हैं। तो लिखें इसमें सेंटर ऑफ मास ऑफ कॉन्टिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, हमारे पास जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर इनफाइनाइट। ठीक, इसमें बहुत ज़्यादा ना, एक पर्टिकुलर एक कॉन्टिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन में आप देखेंगे किसी भी बॉडी में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जैसे ये हमारे पास बॉक्स है, अगर मैं इसका मास देखो, इसको कंप्लीटली अगर मैं देखूँ इसी तरह का अगर मान लो पूरा ही बॉक्स अगर चौक दूंगा तो उसमें क्या होगा, अगर इंडिविजुअल पार्टिकल मान के चलूंगा तो ये अगर इसकी पूरी फॉर्मेशन अगर हम देखें इंडिविजुअल पार्टिकल के हिसाब से तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर ये सिस्टम बना होगा। ठीक, तो देर आर नंबर ऑफ, अगर पार्टिकल्स हम देखें इनफाइनाइट है ना, सो हेंस वी कैन नॉट यूज समेशन देयर। ठीक है, हम समेशन यूज नहीं कर पाएंगे। इसके एग्जाम्पल है, अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल रिंग आपके पास है, रॉड आपके पास है, डिस्क आपके पास है, ठीक है, स्फीयर आपके पास है, कोन आपके पास है। तो बहुत से एग्जाम्पल आपको ऐसे मिलेंगे जो कॉन्टिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हमें बताएंगे। तो यहाँ पे तीन तरह का मास डिस्ट्रीब्यूशन मेनली रहेगा, लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम मास डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स की हम बात करेंगे। फर्स्टली हम लोग डिस्कस करेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, सेंटर ऑफ मास ऑफ लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए हमारे पास इसमें क्या होगा, जो मास डिस्ट्रीब्यूटेड होगा वो होगा अलोंग द लेंथ। मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड, मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द लेंथ, लेंथ के अलोंग हमारा मास डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। फॉर एग्जाम्पल हम कंसिडर करेंगे एक रॉड के एग्जाम्पल, किसका, रॉड का। ठीक, आपके पास ये एक रॉड है, ठीक, जिसकी लेंथ आप अगर देखेंगे वो L है, मान लीजिए कोई भी लेंथ आप मान के चलिए, लेंथ L है, X है, जिस तरह से भी आपने कंसिडर करना है। अब अगर आप रॉड को देखेंगे तो ये छोटे छोटे टुकड़ों से अगर हम लोग इसको मिला के देखें, बहुत स्मॉल एलिमेंट्स को हम लोग इसमें स्प्लिट कर सकते हैं और उनको इकट्ठा जोड़ेंगे तो ये पूरी रॉड हमारे पास बन जाती है। रॉड हमारे पास आ गई, रिंग हमारे पास आ गई। रिंग भी एक एग्जांपल है लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन का। देखो अगर यही रॉड है, अगर आप कोई पेपर लें या किसी तरह के एक थ्रेड लें, अगर उसको आप क्या करें, इस तरह से रॉड की फॉर्म में अगर आप कंसिडर करेंगे और उसी को ही आप रिंग की फॉर्म में बना सकते हैं। ठीक है, आर्क अगर आप देखें तो आर्क भी इसी का बन जाएगा। ठीक बेटा, तो जो लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन है उनको हम लोग समझ सकते हैं, प्रैक्टिकली भी आप इनको देख सकते हैं। एक सिंपली थ्रेड लो, अगर आप अलोंग द लाइन एक थ्रेड लेंगे, उसी को ही आप मिला के सर्कल बना सकते हैं, रिंग उसकी आप बना सकते हैं, उसका आर्क आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो जो मास लेंथ के अकॉर्डिंग या लेंथ के अलोंग हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड होगा उसको लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन हमने कहा है।
इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग लेंगे एक स्मॉल एलिमेंट, ठीक है, जैसे ये लिया। इस स्मॉल एलिमेंट की अगर हम लोग लेंथ लेंगे dx होगा, और यहाँ पे हमारा जो फोकस रहेगा मास dm पे, स्मॉल मास dm होगा। क्या लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन में हम देखेंगे लीनियर मास डेंसिटी लेमडा, वो क्या होगी, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। तो स्मॉल dm अगर हमने कैलकुलेट करना है इस केस में, तो dm क्या होगा, दैट विल बी लेमडा इंटू dx, dm विल बी लेमडा इंटू dx। कहने का मतलब इस पर्टिकुलर लेंथ में कितना मास डिस्ट्रीब्यूटेड है वो आएगा लेमडा इंटू dx। क्लियर? ये लेमडा क्या है बेटा, ये है लीनियर मास डेंसिटी। क्या है? लीनियर मास डेंसिटी। क्लियर? इसके बाद बच्चों हम बात करेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन, ऑफ सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे अगर हम रिंग बाय रिंग अगर कंपाइलेशन करें, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास डिस्क है, कोई प्लेट है, कोई स्क्वायर है, इस तरीके से मान के चलिए। इसमें क्या होगा, जो मास है, मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड, मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द सरफेस, अलोंग द सरफेस। तो यहां हम एरिया लेंगे, सिग्मा से डिनोट करेंगे मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया, और सिग्मा क्या है, सरफेस मास डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी। एग्जाम्पल क्या होंगे इसमें, एग्जाम्पल होंगे एक डिस्क हमारे पास है, आप कोई डिस्क मान के चलिए जो कि नंबर ऑफ रिंग्स से मिलकर बनी है। कहने वाले इस तरीके से हमारे पास, समझ रहे हैं, इस तरीके से वो नंबर ऑफ रिंग से मिलकर अगर हमारे पास बन जाए वो डिस्क, ठीक। एक कोई ट्रायंगुलर प्लेट आप कंसीडर करें, ठीक है, ट्रायंगुलर प्लेट की अगर हम बात करें, आपके पास कोई स्क्वायर या रेक्टेंगल आप कंसीडर करें, इसके सरफेस के अबाउट अगर आपने मास डिस्ट्रीब्यूशन देखना है तो आप क्या लेंगे, मास पर यूनिट एरिया। तो इस तरह के एग्जांपल्स भी हमारे पास हो सकते हैं, किसमें, सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन में। क्लियर बेटा? और अगर हमारे पास थर्ड अगर आए, वो आए वॉल्यूम मास डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड क्या है, वॉल्यूम मास डिस्ट्रीब्यूशन के केस में सेंटर ऑफ मास लेंगे इन केस ऑफ वॉल्यूम मास डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या होगा बेटा, 3 डायमेंशनल बॉडीज हम लोग लेंगे, है ना, वॉल्यूम के अलोंग मास डिस्ट्रीब्यूशन हम लेंगे। क्या होगा, मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड, क्या होगा, मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड along the वॉल्यूम। वॉल्यूम के अबाउट हमने मास लेना होता है। तो यहाँ पे रो से हम डिनोट करते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये रो क्या है, रो है बेटा वॉल्यूम मास डेंसिटी, वॉल्यूम मास डेंसिटी। अब आप अगर इसको समझना चाहे कैसे समझ सकते हैं, इसमें आप समझेंगे कोई आपके पास स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर आप कंसिडर करेंगे, सॉलिड स्फीयर आपके पास है, ठीक है, 3 डायमेंशनल सॉलिड स्फीयर आप कंसिडर कर सकते हैं। उसमें क्या होगा, जो मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो वॉल्यूम मास डिस्ट्रीब्यूशन के केस में हम लोग एज्यूम कर सकते हैं, हम लोग वॉल्यूम उसका कंसिडर करेंगे। कहने का मतलब आप अगर नंबर ऑफ डिस्क मिला के, है ना, अगर इस तरीके से स्मॉल स्मॉल डिस्क अगर मिला के, जैसे मैं अगर ये एग्जांपल करूँ, ये हमारे पास कोई एक डिस्क थी, एक हमारे पास सेमी सर्कुलर डिस्क मैं बोलूँगा, ठीक है। इसी तरह के विद इंक्रीज्ड रेडियाई की डिस्क अगर हम लोग एक साथ कनेक्ट करें तो हमारे पास कंबाइनली लास्ट में क्या मिलेगा, लास्ट में कंबाइनली हमें क्या मिलेगा, एक सॉलिड स्फीयर हमें मिलेगा। यहाँ तो मैं हेमिस्फीयर बोलूँगा हाफ,
बट अगर इसी तरह का पूरा अगर हम लोग कंसिडर करें तो फुल स्फेयर हमें मिलेगा। जैसे सॉलिड ट्राइंगुलर, हमारे पास कोन अगर हम लोग देखें, सॉलिड कोन हम लोग इसमें देख सकते हैं, सॉलिड कोन हमारे पास आएगा वॉल्यूम मास डिस्ट्रीब्यूशन के अबाउट, इसको हम ऐसे लेंगे, ठीक। और हमारे पास सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, सॉलिड सिलेंडर के अबाउट हमारे पास सॉलिड सिलेंडर भी हमारे पास एग्जांपल है इसका वॉल्यूम मास डिस्ट्रीब्यूशन का। क्लियर बेटा, तरीका क्या रहेगा, वॉल्यूम मास डेंसिटी का मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो जो सेंटर ऑफ मास होगा कॉन्टिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन का, वो हम लोग करते हैं, कैसे निकालेंगे। तो बेटा हम कंटिन्यू कर रहे हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ कॉन्टिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो कॉन्टिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन में अगर हम लोग किसी भी एक बॉडी को कंसीडर करें तो इसमें तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, ठीक। तो हम लोग समीशन की बजाय इसमें क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। एक स्मॉल एलिमेंट अगर हम यहाँ पे कंसीडर करें मास dm का, और यहाँ से अगर इसका पोजीशन वेक्टर r वेक्टर हो जो रेफरेंस हम लोग कंसीडर करें, तो ये जो dm है, dm क्या है बेटा, dm इज अ सुइटेबली चूजन, dm इज अ सुइटेबली चूजन स्मॉल इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, आपने लिखना है dm इज अ सुइटेबली चूजन इनफाइनाइटेसिमली infinitesimally small element which is easily integral, which is easily integral, ठीक है, जिसको हम easily इंटीग्रेट कर सके। तो क्या रहेगा r सेंटर ऑफ मास, वो हम x y z तीनों एक्सिस में भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। बेसिक फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखना है, दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ dm r वेक्टर डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ d। ये फॉर्मूला आपने ध्यान रखना बेटा। अगर x के अबाउट करना हो तो इंटीग्रेशन ऑफ dm x बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm, y के अबाउट करना है तो इंटीग्रेशन ऑफ dm y वेक्टर डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm, z के अबाउट करना है तो इंटीग्रेशन ऑफ dm z वेक्टर डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm। तो हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एग्जांपल्स। तो फर्स्टली हम लोग करेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रॉड। किसका करेंगे, सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रॉड। फर्स्ट केस हमारे पास है यूनिफॉर्म रॉड के अबाउट हम बात कर रहे हैं, मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द लेंथ, ठीक है बेटा। ये एक रॉड हम कंसीडर कर रहे हैं, रॉड हमने कंसीडर की, इसके अबाउट देखो मास क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर इसके अबाउट में, अगर इसको रेफरेंस अगर कंसीडर करूं, इसके अबाउट मुझे क्या करना है, अगर इसका सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है, अगर इसका टोटल मास m है, लेंथ l है, तो मैं क्या करूंगा बेटा, इसके अबाउट x डिस्टेंस पे जाके एक स्मॉल एलिमेंट, ठीक, एक स्मॉल एलिमेंट dx लूंगा, ठीक है, इसके अबाउट x पे जाके स्मॉल एलिमेंट dx, और जिसका मास मेरे पास dm है, और किस तरीके से आया है, dm होगा लेमडा इंटू dx। ये हमने अभी पढ़ा, क्यों, क्योंकि लेमडा हमारे पास क्या था, मास पर यूनिट लेंथ था, मास पर यूनिट लेंथ था। फॉर्मूला हमारे पास r सेंटर ऑफ मास का कितना हमने बोला, वो बोला हमने इंटीग्रेशन ऑफ dm r वेक्टर डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm।
दो चीज़ें होगी। पहली बात तो हमें कैलकुलेट यहाँ पे एक्स सेंटर ऑफ मास करना है। रीज़न वाई सेंटर ऑफ मास तो है ही नहीं। वाई सेंटर ऑफ मास, अगर मैं वाई सेंटर ऑफ मास के केस में बोलूँ तो इसको अगर मैं रेफरेंस लाइन कंसिडर करूँ, अगर इसको अबाउट एक्स एक्सिस में अगर रेफरेंस लाइन कंसिडर करूँ तो इसके अबाउट मास मूवमेंट जीरो हो जाएगा, तो वाई के केस में तो है ही नहीं। और x के अबाउट मैं क्या कर रहा हूँ, इसको रेफरेंस लाइन कंसिडर कर रहा हूँ, तो इसके अबाउट मास डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है कॉन्टिन्यूसली। तो मैं x पे जाके dx एलिमेंट की बात करूंगा, फिर उसको इंटीग्रेट करूंगा, तो x सेंटर ऑफ मास मेरा कितना आएगा, दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ dm x वेक्टर, या x डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ dm इन जनरल तो टोटल मास है, मैं यहाँ पे टोटल मास m लिख सकता हूँ, बट ऐसे ना लिखते हुए मैं इसी फॉर्म में लिखूंगा लैम्डा dx। रीजन यहाँ तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर हमारे पास जो है वेरिएशन अगर हमारे पास आए इसमें डिस्ट्रीब्यूशन में, मास डिस्ट्रीब्यूशन में अगर वेरिएशन आ जाए, वो यूनिफॉर्म ना हो, नॉन यूनिफॉर्मली अगर डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो हमारे पास कैलकुलेशन इजी हो जाती है। मेरे पास क्या आएगा, ये आएगा बेटा लैम्डा dx टाइम्स x डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा dx होगा। अब देखो ये मेरे पास क्या हुआ, लैम्डा बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ x dx डिवाइडेड बाय लैम्डा बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब देखिए लिमिट कहाँ से कहाँ, मुझे लिमिट ऐसी लेनी जिससे कि पूरी रॉड ये कवर हो जाए। यहाँ पे x कितना होगा 0 और यहाँ पे x कितना होगा l, तो मेरे पास लिमिट वेरी करेगी फ्रॉम 0 टू l, 0 टू l, 0 टू l, कहाँ से कहाँ बेटा 0 टू l। लिमिट का ध्यान रखना है। तो देखिए लैम्डा से तो लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, ऊपर हो गया मेरे पास x स्क्वायर बाय 2, लिमिट फ्रॉम 0 टू l डिवाइडेड बाय x, लिमिट फ्रॉम 0 टू l। यस और नो। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो मेरे पास टोटल ये सॉल्व करके कितना आया, ये आया l/2। आप सिंप्लीफाई इसको कर सकते हैं। तो इस रॉड का जिसका मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मास m है, लेंथ l है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा l/2 पे। कहाँ होगा l/2 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा ऐसा ही है हमारे पास सिंपल रॉड के केस में, बट वहाँ पे जो लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो वेरी कर रहा है। एग्जाम्पल हमारे पास है लेम्डा की वैल्यू गिवन है, हाउ मच ax प्लस बी, ax प्लस बी। वी हैव टू फाइंड सेंटर ऑफ मास। क्या फाइंड करना है, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। एक सेंटर ऑफ मास ही हमें कैलकुलेट करना है रॉड के केस में, तो ये ध्यान रखना है। रॉड हमारे पास है सेम गिवन। अब देखिए इसकी लेंथ l गिवन है, ठीक है, मास हमारे पास m है, बट l जो हमारे पास लेम्डा जो हमारे पास है वो क्या कर रही है, वेरी कर रही है। अगर y सेंटर ऑफ मास देखिए इसके अबाउट y सेंटर ऑफ मास तो 0 हो जाएगा, बट x सेंटर ऑफ मास क्या होगा, इसके अबाउट x सेंटर ऑफ मास हमने लेना है। अगर ये क्या हो, रेफरेंस लाइन हो। क्या हो बेटा, ये रेफरेंस लाइन हो। मान लीजिए ये पॉइंट A है और ये मान लीजिए पॉइंट B है। इसके अबाउट जैसे जैसे क्या हो रही है, लेंथ में वेरिएशन आ रही है, हमारे पास मास वेरी करता जा रहा है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहला काम तो वही x पे जाके हम क्या करेंगे, एक स्मॉल एलिमेंट, x पे जाके हम एक स्मॉल एलिमेंट dx लेंगे, और जिसका मास हमारे पास dm क्या होगा, लेम्डा इंटू dx होगा। ये हमारे पास क्लियर है। और हमें ये भी पता है कि जो लेम्डा है वो होता है मास पर यूनिट लेंथ, पर यहाँ पे लेम्डा की वैल्यू हमारे पास गिवन है। लेम्डा हमारे पास गिवन है ax प्लस v। तो मेरे पास x सेंटर ऑफ मास क्या होगा, पहली बात तो x सेंटर ऑफ मास मेरे पास क्या होगा, dmx डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm। होगा नहीं होगा, बोलिए मानते हो इस बात को। और y सेंटर ऑफ मास मेरे पास इस केस में भी 0 होगा। इसको अगर मैं लिखना चाहूँ सिंपली कैसे लिखूंगा, इसको लिखूंगा मैं लेम्डा इंटू dx इंटू x डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ लेम्डा dx, ऐसे ही लिखूंगा। अब देखिए बेटा, अब यहाँ पे मेरे पास अगर मुझे करनी है तो लेम्डा की वैल्यू मुझे लिखनी पड़ेगी। लेम्डा की वैल्यू कितनी है, दैट इज ax प्लस बी। मेरे पास x सेंटर ऑफ मास हो जाएगा लेम्डा इज ax प्लस बी टाइम्स x इंटू dx डिवाइडेड बाय सेम ax प्लस बी इंटू dx। यस और नो आया बेटा। अब देखो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा क्या आएगा, ये आएगा ax स्क्वायर
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाय सेम ए एक्स डी एक्स प्लस बी डी एक्स इंटीग्रेशन। यस और नो। अब इसी को ही सिंप्लीफाई करो, और ज़्यादा सिंप्लीफाई करो, क्या आएगा आपके पास? ए एक्स स्क्वायर डी एक्स के इंटीग्रेशन अलग से होगा, आपके पास बी एक्स डी एक्स के इंटीग्रेशन अलग से होगा। तो मेरे पास ए एक्स स्क्वायर डी एक्स एक हो गया प्लस बी एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन अलग से हो गया, और मेरे पास डिनोमिनेटर में देखो ए एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन प्लस बी डी एक्स का इंटीग्रेशन अलग से हो गया ना। ये मेरे पास कंप्लीटली इस तरीके से मुझे लेना पड़ेगा, तभी मेरे पास ये इंटीग्रेशन सबका होगा। अब लिमिट देखो कहाँ से कहाँ, 0 to L, तो मेरे पास लिमिट हर केस में हो जाएगी 0 to L, 0 to L, 0 to L। सिंपल है, लिमिट आपने पुट कर दी। अब देखिए फर्स्ट केस में a एक्स क्यूब बाय 3, b एक्स स्क्वायर बाय 2, a एक्स स्क्वायर बाय 2 एंड b x। ठीक, तो मेरे पास सिंपली वैल्यू आई, अगर आप चेक करोगे दिस कम्स टू बी इक्वल एक्स सेंटर ऑफ मास, ये आया कितना, a एक्स क्यूब बाय 3 लिमिट 0 to L, लिमिट का ध्यान रखना है, प्लस b बाहर एक्स स्क्वायर बाय 2 लिमिट फ्रॉम 0 to L डिवाइडेड बाय सेम आपके पास a एक्स स्क्वायर बाय 2 लिमिट फ्रॉम 0 to L प्लस b x लिमिट फ्रॉम 0 to L। यस और नो आया ये। अब इसको और सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये अपर लिमिट मेरे पास क्या हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा a L क्यूब बाय 3 प्लस b L स्क्वायर बाय 2, लिख लेते हैं। क्या होगा बेटा, ये होगा हमारे पास एक्स सेंटर ऑफ मास a L क्यूब बाय 3 प्लस b L स्क्वायर बाय 2 डिवाइडेड बाय a L स्क्वायर बाय 2 प्लस b L होगा। इसको और ज़्यादा अगर हम लोग सॉल्व करें, L अगर कॉमन ले तो इंडिविजुअल एक L तो कैंसिल हो ही सकता है। इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करके एक्स सेंटर ऑफ मास मेरे पास क्या आएगा, a L स्क्वायर बाय 3 प्लस b L बाय 2 डिवाइडेड बाय a L बाय 2 प्लस b। ये रहेगा हमारे पास सेंटर ऑफ मास ऑफ अ रॉड इफ लिम्डा लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन इज लाइक दिस। तो ये वेरिएशन आती है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि जब हमने इंटीग्रेशन करना है तो डिनोमिनेटर में जो हम dm लिख रहे हैं, अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो dm को टोटल मास लिखने के बजाय आप लिम्डा इंटू dx के केस में लिखे, सो दैट कैलकुलेशन हमारी ईजी हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म फुल रिंग, यूनिफॉर्म फुल रिंग। हमारे पास इस तरीके से रिंग गिवन है, ठीक, और यूनिफॉर्मली हमारे पास मास डिस्ट्रीब्यूटेड है इस रिंग के अबाउट। इसका मास m है, रेडियस r है। तो मुझे कैलकुलेट करना है x सेंटर ऑफ मास और y सेंटर ऑफ मास। देखो इस केस में अगर आप देखोगे इन जनरल, अगर आप ये रेफरेंस लेंगे किसके लिए, ये रेफरेंस अगर लेंगे आप रेफरेंस फॉर y, इस केस में जो मास डिस्ट्रीब्यूटेड है उसके ऊपर, और अगर ये एक्सिस आप क्या लेंगे, ये आप लेंगे रेफरेंस फॉर x, तो आप देखेंगे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहाँ पे जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है दैट विल बी द सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रिंग। बिना कैलकुलेशन के आप सीधे लिख सकते हैं एक्स सेंटर ऑफ मास भी 0 होगा और y सेंटर ऑफ मास भी कहाँ होगा, एट 0, और रीजन पे हमारे पास ये वैल्यू रहेगी। सिंपली डायरेक्ट बिना कैलकुलेशन किए, अगर आपके पास यूनिफॉर्म फुल रिंग अगर गिवन हो, यूनिफॉर्मली फुल रिंग अगर गिवन हो, अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा फिरा के दे दिया जाए, हमें कैलकुलेट करना फाइंड आउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द ज्योमेट्री शोन इन द फिगर, कुछ जो है हमें अलग से थोड़ा सा इसको घुमा फिरा के दिया होगा,
कैसे? मान लो ये रिंग है, ये हमारे पास रिंग है, और हमारे पास यहाँ पे जाके एक एलिमेंट, ठीक है, इस तरीके से ये एंगल अल्फा है डिस्ट्रीब्यूटेड, और ये जो है डी अल्फा है, स्मॉल एलिमेंट। तो इसका मास जो हमारे पास होगा इस एलिमेंट का, वो कितना होगा बेटा? वो होगा आपके पास लेमडा इंटू डी एक्स, इन जनरल लेमडा इंटू डी एक्स। अब लेमडा यहाँ पे गिवन है, लेमडा यहाँ पे कितना गिवन है? लेमडा है लेमडा नॉट साइन स्क्वायर अल्फा, ये गिवन है। अगर ये हमारे पास गिवन है, हमें कैलकुलेट करना है एक्स सेंटर ऑफ मास और वाई सेंटर ऑफ मास, ये हमें कैलकुलेट करना है। अच्छा, अगर देखिए बेटा, अगर मैं इसी को ही सॉल्व करना चाहूँ तो बेटा मैं लेमडा इक्वल टू लेमडा नॉट साइन स्क्वायर अल्फा को क्या लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ लेमडा कैन बी रिटन एज लेमडा नॉट साइन अल्फा होल स्क्वायर। मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन अल्फा होल स्क्वायर। चलिए अब देखिए, अगर मैं इसमें दो पॉइंट्स अगर कंसीडर कर लेता हूँ, मान लीजिए ये मेरे पास पॉइंट है ए और ये पॉइंट है मान लीजिए बी। बस 2 मिनट रुक जाइए गुरुजी, है ना, आता हूँ मैं। ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। अब देखिए एट ए अगर मैं देखूँ अल्फा मेरे पास कितना है? 0। एट ए मेरे पास अल्फा कितना है? 0। अगर अल्फा 0 है तो साइन अल्फा कितना हो गया? 0। तो साइन स्क्वायर अल्फा कितना हो गया? वो भी 0 हो गया। कहने का मतलब लेमडा मेरे पास ए पॉइंट पे कितना हो गया? 0 हो गया। और अगर मैं पॉइंट देखो एट बी पे जाके मेरे पास यहाँ पे अल्फा कितना हुआ? बी पे जाके अल्फा हो गया मेरे पास 90। कितना हुआ? 90 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक देखो ना, मास डिस्ट्रीब्यूट कर, कहने का मतलब वेरी कर रहा है। यहाँ पे मैक्सिमम हो गया। साइन अल्फा मेरे पास 1 हो गया, साइन स्क्वायर अल्फा भी मेरे पास 1 हो गया। तो लेमडा मेरे पास क्या हो गया? लेमडा नॉट हो गया। अगर आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या होगी? लेमडा नॉट हो गई। तो कहने का मतलब अगर मैं इसी रिंग को अगर देखूं तो कहने का मतलब ये क्या कर रहा है? ये वेरी कर रहा है, ऐसे कुछ ऐसे ये होता जा रहा है। और सिमिलरली अगर मैं नेगेटिव साइड देखूं, मान लीजिए ये पॉइंट सी है, मान लीजिए एट पॉइंट सी अगर मैं देखूं तो मेरे पास अल्फा कितना है? -90 होगा, बैकवर्ड हो गया। कहने बोले साइन ऑफ -90 मेरे पास क्या हो गया? -1 हो गया। बट साइन स्क्वायर अल्फा यानी साइन स्क्वायर -1 दैट इज 1। -1 स्क्वायर क्या हो गया हमारे पास? साइन स्क्वायर थीटा। देखो सिंपल सी बात है, -1 का स्क्वायर भी क्या हो गया? 1 ही होगा ना मेरे पास। तो इन जनरल यहाँ से भी जब मैं देखूंगा तो ये क्या कर रहा है? ये जो इस तरीके से मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन जो हो रही है, यहाँ पर भी मेरे पास जो है लेमडा कितना हो गया? लेमडा नॉट। कहने के मतलब ये क्या कर रहा है? ये नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। बट अगर आप देखोगे सिमिलरली ये पॉइंट डी है, यहाँ से जाओगे तो आपके पास कितना होगा? ये वैल्यू जो है इंक्रीज करती जाएगी। आपके पास लेमडा की वैल्यू क्या होती जाएगी? 0 to 90 होती जाएगी। फिर ये 0 to डिक्रीज, ये हमारे पास 90 to 0 डिक्रीज करती जाएगी। अगर मैं और सिंप्लीफाइड तरीके से बोलूँ तो जितना मास इधर से ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है उतना ही मास यहाँ से नीचे है, जितना यहाँ से राइट आपके पास है उतना यहाँ से लेफ्ट है। तो एज अ होल अगर आप इसको ज़्यादा कंफ्यूजन में ना रखें तो मेरे पास जो एक्स सेंटर ऑफ मास और वाई सेंटर ऑफ मास होगा वो ओरिजिन पे ही होगा, क्योंकि ये जो है देखो यहाँ पे ये नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। बट इन जनरल ये क्या है? हमारे पास जो टोटल मास है, टोटल मास हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूटेड है वो हमारे पास रिंग के अबाउट है, और जो इसका सेंटर ऑफ मास होगा वो भी अबाउट सेंटर ही होगा। अगर आप इसमें देखेंगे यहाँ से यहाँ ये 90, यहाँ से यहाँ ये -90 के केस में भी देखेंगे तो टोटल मास मेरे पास जो इस रिंग इस सेंटर से नीचे और इस सेंटर से ऊपर ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो मेरे पास जो सेंटर ऑफ मास होगा वो यहीं पे ही होगा, ओरिजिन पे। एक्स सेंटर ऑफ मास भी 0, वाई सेंटर ऑफ मास भी 0। ओके, तो बच्चों हमें सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट्स में 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। पहली तो सेंटर ऑफ मास हमेशा लाई करेगा ऑन द लाइन ऑफ सिमेट्री, सिमेट्री लाइन पे वो एग्जिस्ट करेगा। सेंटर ऑफ मास लाई ऑन द लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री, ये ध्यान रखें। अगर बेटा हमारे पास कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट आ जाए जिनकी लाइन ऑफ सिमेट्री क्या हो? 1 से
ज़्यादा हो, फिर क्या करोगे? इफ़ ऑब्जेक्ट हैज़ more than one line of symmetry, क्या होगा? सेंटर ऑफ मास will lie on the intersection of those lines, on the intersection of those lines. ओके, क्लियर? ये ध्यान रखना, पहली बात तो लाइन ऑफ सिमेट्री पे लाई करेगा, दूसरा अगर एक से ज़्यादा हमारे पास लाइन ऑफ सिमेट्री हो तो उनके इंटरसेक्शन पॉइंट पे वो लाई करेगी। क्लियर? चलिए हम कैलकुलेट करते हैं सेंटर ऑफ मास। क्या कैलकुलेट करेंगे? सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म हाफ रिंग, यूनिफॉर्म हाफ रिंग। ठीक, मान लीजिए ये हमारे पास एक रिंग है, यूनिफॉर्म हाफ रिंग है, ये सरफेस है इसके अबाउट। ठीक, अगर हम लोग इसको रेफरेंस माने फॉर वाई एक्सिस और इसको हम रेफरेंस माने फॉर एक्स, हमारे पास एक्सिस ऑफ सिमेट्री अगर ये रहे हमारे पास, ये तो क्लियर है, ये अगर एक्सिस ऑफ सिमेट्री रहे, ये इसके अबाउट एक्सिस ऑफ सिमेट्री और ये हमारे पास रेफरेंस लाइन है, तो इसमें हमने क्या कैलकुलेट करना है? एक्स सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है और वाई सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है। क्या करेंगे बेटा? हम इस रिंग में, ठीक है, एंगल, ठीक है, कंसिडर करेंगे थ्रू एंगल अल्फा पे जाके हम एक स्मॉल एलिमेंट ले लेंगे डी अल्फा एंगल पे। ठीक, एक स्मॉल एलिमेंट ये डी अल्फा एंगल का जो एलिमेंट है, इसका मास क्या होगा? डीएम। कितना होगा? डीएम होगा लेमडा इंटू डी आर, लेमडा इंटू डी आर। अगर मान लीजिए बेटा इसकी रेडियस कितनी है, अगर इसकी रेडियस आप मान के चलते हैं आर है और ये अगर एंगल अल्फा बना रहा है तो ये कंपोनेंट होगा आर कॉस अल्फा, जबकि यहाँ पे अगर आप इसके ये आप कंपोनेंट देखें तो ये हो गया आर साइन ऑफ अल्फा, आर साइन अल्फा। क्लियर बेटा? अब देखिए इसमें हम लोग और क्या चीज़ कर सकते हैं, इस एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अबाउट अगर हम देखें तो एक्स सेंटर ऑफ मास तो हमारे पास जीरो ही होगा, ठीक है, वो तो ओरिजिन पे लाई करेगा। बट वाई सेंटर ऑफ मास क्या होगा? वाई सेंटर ऑफ मास हमारे पास जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एम वाई बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, ये रहेगा बेसिक फॉर्मूला। अब देखिए इसी को भी मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ लेमडा डी एक्स, और ये एलिमेंट वाई एक्सिस पे कहाँ है? कहाँ? ये आर साइन अल्फा पे। वाई हमारे पास यहाँ कितना हुआ? आर साइन अल्फा, और टोटल मास आप एम मान के चलिए इस रिंग का। ठीक, अच्छा अब देखिए हमारे पास इंटीग्रेशन तो हो रही है, अब यहाँ पे वेरिएबल तो अल्फा है, क्योंकि देखो ना अल्फा यहाँ से यहाँ वेरी कर रहा है, एंगल वेरी कर रहा है, बट यहाँ तो हमारे पास डी एक्स आया। क्या करेंगे भाई? हमें एक चीज़ ये समझनी पड़ेगी, जो एंगल होता है हमें एक्स को अल्फा के केस में लिखना पड़ेगा। एंगल क्या होता है? आर्क बाय रेडियस, एंगल इज आर्क बाय रेडियस। तो एंगल डी अल्फा किसके बराबर होगा? एंगल डी अल्फा बराबर हुआ डी एक्स बाय आर के। आर्क कितना है? डी एक्स, ठीक है, ये स्मॉल एलिमेंट है ना डी एक्स लेंथ का, तो हमारे पास सिंपली डी एक्स बाय आर, तो यहाँ से डी एक्स क्या हो जाएगा? आर इंटू डी अल्फा। बोलो ये क्लियर हुई बात? तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकता हूँ डी एक्स में, तो मेरे पास वाई सेंटर ऑफ मास क्या आएगा? लेमडा बाहर आ गया, एम बाहर आ गया, आर बाहर आ गया, ठीक है। और दूसरा मेरे पास डी एक्स की अगर मैं बात करूं तो डी एक्स मेरे पास क्या हो जाएगा? डी एक्स हो जाएगा सिंपली आर डी अल्फा
और लेमडा तो बाहर आ गया आर डी अल्फ़ा। अब इसमें अगर अंदर देखो तो वो रहेगा साइन ऑफ अल्फ़ा, ठीक। एम तो बाहर है, अब ये आर भी बाहर आ गया तो मेरे पास नेक्स्ट स्टेप ये हो सकता है लेमडा आर स्क्वायर बाय एम इंटू डी अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, या मैं इसको लिख सकता हूँ वाई सेंटर ऑफ मास एज लेमडा आर स्क्वायर बाय एम इंटीग्रेशन ऑफ साइन अल्फ़ा डी अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा डी अल्फ़ा। बोलिए ये बात क्लियर है? अब हमारे पास लिमिट कहाँ से कहाँ जाएगी? अगर मैं इसकी बात करूँ एंगल की, तो ये मेरे पास वेरी कर रहा है कहाँ से कहाँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक। यानी अगर मैं यहाँ पे वैल्यू देखूँ तो 0 to 180 डिग्री, यानी मेरे पास अल्फ़ा जो एंगल है वो वेरी कर रहा है 0 to 180 डिग्री। मैं इंटीग्रेशन कर देता हूँ, इंटीग्रेशन करके मेरे पास आया वाई सेंटर ऑफ मास हाउ मच, लेमडा आर बाय एम, लेमडा आर बाय एम या लेमडा आर स्क्वायर बाय एम, ठीक है। और हमारे पास एक चीज़ और है, लेमडा की वैल्यू हमें पुट करनी पड़ेगी। क्या? देखिए लेमडा हमारे पास क्या होता है, लेमडा हमारे पास होता है जनरली मास पर यूनिट लेंथ इस केस में। अब इस केस में हमारे पास मास पर यूनिट लेंथ क्या होगा? लेंथ हमारे पास सर्कल की होती है 2 पाई आर, दैट इज द सरकमफेरेंस। क्या है बेटा? सरकमफेरेंस। 2 पाई आर होनी थी अगर क्या हो ये पूरा सर्कल होता, पर ये क्या है सेमी सर्कल है, यानी हमारे पास क्या है ये रिंग है, हाफ ऑफ द रिंग है। तो मेरे पास जो लेंथ इसकी होगी वो कितनी होगी? पाई आर होगी। क्या होगी? पाई आर होगी। तो लेमडा मेरे पास क्या हो गया? m अपॉन पाई आर, m अपॉन पाई आर। मैं लेमडा की जगह वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो लेमडा की जगह हो गया m आर स्क्वायर। क्या लिखूंगा मैं? आर स्क्वायर अपॉन, देखो लेमडा की जगह m अपॉन पाई आर ना, पाई आर, देखो m एज इट इज़ है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन अल्फा, साइन अल्फा डी अल्फा का इंटीग्रेशन हो गया माइनस ऑफ कॉस अल्फा लिमिट फ्रॉम 0 to पाई। ये इक्वेशन क्लियर हो गई। यहाँ से देखो m से m कैंसिल हो जाएगा, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या? r अपॉन पाई। अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस कॉस पाई माइनस ऑफ माइनस प्लस कॉस ऑफ 0 होगा, कॉस ऑफ 0। अब देखिए मेरे पास कॉस 180 होता है -1, ठीक है। कॉस 180 अगर -1 हो गया तो मेरे पास इसकी वैल्यू अगर सॉल्व करूं तो कॉस 1 तो आपके पास कॉस 0 तो 1 होता है, ये हमारे पास वैल्यू, इसकी वैल्यू 1 आ गई, इसकी वैल्यू माइनस माइनस प्लस 1 आ गई, 2 आ गई, तो इट्स टोटल वैल्यू वाई सेंटर ऑफ मास क्या हो गया? 2r बाय पाई। तो मेरे पास वाई सेंटर ऑफ मास क्या होगा? वाई सेंटर ऑफ मास की वैल्यू होगी 2r बाय पाई। क्लियर? ये तरीका रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, वी हैव टू फाइंड आउट सेंटर ऑफ मास ऑफ द ज्योमेट्री शोन इन द फिगर। देखो प्रीवियस जो हमारा क्वेश्चन था लगभग सेम है, बट यहाँ पे देखो एंगल हमारे पास एक्स एक्सिस के बजाय किसके दिया हुआ है? वाई एक्सिस के साथ दिया हुआ है, जो ये कंपोनेंट है, ठीक है, ये एलिमेंट है, ये वर्टिकल एक्सिस, ठीक है, जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है उसके साथ एंगल बना रही है अल्फा। तो अब मेरे पास क्या होगा? जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा, अब देखिए अगर यहाँ रेडियस r है तो एंगल के साथ कंपोनेंट r cos थीटा। अब इस स्मॉल एलिमेंट का अगर मैं लूँगा मास, ठीक है, इस स्मॉल एलिमेंट का, अब देखो हो क्या रहा है जनरली, देखो लैम्डा भी लीनियर मास डेंसिटी भी हमारे पास गिवन है, ये कहने का मतलब वेरी कर रही है। अगर कहने का मतलब देखो इसी को ही मैं क्या लिख सकता हूँ, दूसरे फॉर्म में मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। देखिए कैसे, अगर लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाए 0 हो जाए, अगर इस केस में अगर मैं साइन अल्फा की बात करूँ, अल्फा अगर मेरे पास क्या हो जाए शुरू में, अगर अल्फा मेरे पास 0 हो जाए यानी ये एंगल यहाँ पे हो जाए, इस पॉइंट पे अगर मैं देखूँ, इस पॉइंट पे मेरे पास अल्फा अगर 0 हो तो लैम्डा 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन 0 0 है ना, तो लैम्डा 0 होगा। बट यहाँ पे अगर मैं मैक्सिमम देखूँ तो यहाँ पे साइन 90 होगा, तो दैट विल बी लैम्डा नॉट, और सिमिलरली यहाँ पर भी क्या होगा? लैम्डा नॉट। हो क्या रहा है कहने का मतलब, ये जो मेरे पास डिस्क है ये कहीं ना कहीं क्या कर रही है, इस तरीके से वेरिएबल जो इसका यहाँ पे मास है वो क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है विद द चेंज इन एंगल। ठीक, हमारे पास अगर हम लोग देखें
एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बात करें, ठीक है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बात करें और जो रेफरेंस लाइन की बात करें उसके अकॉर्डिंग हमारे पास देखो क्या चीज़ें आने वाली हैं। यहाँ पे हमने दो चीज़ें देखनी है, एक तो सिंपली वही एक्स सेंटर ऑफ मास और दूसरा वाई सेंटर ऑफ मास। क्योंकि देखो एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अबाउट तो हमारे पास क्या हुआ, सेम, ये तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री ही रहेगी और इसके अबाउट मेरे पास जो एक्स सेंटर ऑफ मास है वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। क्या होगा, ज़ीरो होगा। दूसरा वाई सेंटर ऑफ मास अगर मुझे निकालना है तो फॉर्मूला क्या लगाना पड़ेगा, वो रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एम वाई बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। अब इसमें भी खास बात क्या है, यहाँ पे वाई सेंटर ऑफ मास क्या होगा, वाई सेंटर ऑफ मास होगा आर कॉस अल्फा, क्योंकि एंगल के साथ कंपोनेंट ये है, वर्टिकल ये होगा, इसके साथ एंगल बन रहा है तो ये कंपोनेंट यहाँ आ जाएगा आर कॉस अल्फा, आर कॉस अल्फा। तो मेरे पास डी एम वाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी एम को मैं लिख सकता हूँ, यहाँ देखिए इस डी एम को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ लेमडा इंटू डी एक्स, लेमडा इंटू डी एक्स, ठीक। तो देखिए ये हुआ लेमडा इंटू डी एक्स इंटू वाई, वाई की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, आर कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी एम दैट इज लेमडा इंटू डी एक्स, ये आएगा। अब यहाँ पर भी हमें एक चीज़ ये समझनी है कि जो मेरे पास लेमडा है, लेमडा को मैं क्या लिख सकता हूँ, ठीक है, dx को मैं क्या लिख सकता हूँ। अब दूसरा r cos अल्फा के साथ कैसे वेरिएशन यहाँ पे हो रही है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करिए देखिए ज़रा। तो बच्चों हम इस इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, देखिए y सेंटर ऑफ मास इक्वल टू, अब देखिए लेमडा की वैल्यू क्या है, लेमडा की जगह हमें लिखना है लेमडा नॉट साइन अल्फा, लिख दिया। dx की जगह क्या लिखेंगे, आर डी एक्स। देखो सिंपली अगर मैं एंगल की बात करूँ, एंगल इज आर अपॉन रेडियस, तो आर विल बी एंगल इंटू रेडियस, तो इट विल बी आर इंटू डी अल्फा, आर इंटू डी अल्फा, सॉरी ये होगा। और आर कॉस अल्फा तो एज इट इज़ है डिवाइडेड बाय लेमडा डी एक्स, लेमडा की वैल्यू क्या है, लेमडा नॉट साइन अल्फा इंटू डी अल्फा, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन बन गई लेमडा नॉट साइन अल्फा आर डी अल्फा इंटू आर कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ लेमडा नॉट साइन अल्फा डी अल्फा। अब देखिए इसको सॉल्व करना है, लेमडा नॉट विल गेट कैंसल्ड, तो मेरे पास इक्वेशन कुछ ऐसी बनेगी। यहाँ पे देखिए ये होगा लेमडा नॉट से लेमडा नॉट कैंसिल हो जाएगा इंटीग्रेशन से। अब इसमें भी इंटीग्रेशन अगर हम लोग करेंगे, यहाँ पे लिमिट की भी हमने बात करनी है, आप चेक करना है। अगर मैं यहाँ से रेफरेंस लाइन से इधर जाऊँ 0 to π/2 है ना आपके पास, और इधर से जाऊँगा तो नेगेटिव ऑफ π/2, तो मतलब मेरे पास लिमिट कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है, -π/2 टू +π/2, ये मेरे पास लिमिट वेरी कर रही है, तो मुझे लिमिट्स का ध्यान रखना है। तो देखो r इंटू आर स्क्वायर ये हो गया, और अंदर मेरे पास हो गया साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ठीक है। इंटीग्रेशन हो गया साइन अल्फा कॉस अल्फा डी अल्फा डिवाइडेड बाय व्हाट, ये हुआ इंटीग्रेशन ऑफ साइन अल्फा डी अल्फा। देखो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ, 2 से डिवाइड करूँ, तो डिवाइड वाला 2 बाहर आ गया, ठीक। अब इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये फॉर्मूला मेरे पास बन गया r² 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, क्या हो गया, ये हो गया साइन ऑफ 2 अल्फा। फॉर्मूला है बेटा डी अल्फा एज इट इज डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ साइन अल्फा डी अल्फा। लिमिट पुट कर दीजिए -π/2 टू +π/2, -π/2 टू +π/2, यस। ये हमारे पास वेरिएशन आ गई, ये हमारे पास चेंजेस आ गए। अब आप इसको इंटीग्रेट अगर करेंगे तो मेरे पास देखो साइन अल्फा का इंटीग्रेशन हमारे पास कॉस होना था, माइनस कॉस होना था, तो ये आ गया r² 2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन अल्फा इज व्हाट, माइनस ऑफ कॉस 2 अल्फा/2, होगा नहीं होगा यहाँ, क्योंकि 2 अल्फा है ना, तो कॉस 2 अल्फा/2 हुआ। इंटीग्रेशन हमने किया तो लिमिट भी पुट करनी है -π/2 टू +π/2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ अल्फा का, साइन ऑफ अल्फा का हुआ माइनस ऑफ कॉस अल्फा, लिमिट -π/2 टू +π/2 हो गया बेटा। इस केस में हमारे पास अब सॉल्व करके क्या आएगा, आप लिमिट अगर पुट करेंगे तो डेफिनेटली आप वाई सेंटर ऑफ मास यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलर केस आएगा, आप वैल्यू पुट करते जाओ
वैल्यू पुट करो, सॉल्व करिए, यू विल डेफिनेटली फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू फॉर वाई सेंटर ऑफ मास। हो जाएगा ये, कैलकुलेशन करिए, सॉल्व करिए इसको अपने आप, ठीक। नेक्स्ट इज सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म फुल डिस्क, ऑफ यूनिफॉर्म फुल डिस्क, ठीक। कैसे? ये हमारे पास डिस्क है, यूनिफॉर्म फुल डिस्क है, तो इसमें क्या है, इस तरीके से मास डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, या लाइक दिस। तो हमें इसका सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना, कुछ नहीं, जिसका मास m दिया है, रेडियस r दी है। तो अगर हम सिमेट्री देखें तो सिमेट्री के अबाउट हमारे पास बिना कैलकुलेशन के इसमें भी x सेंटर ऑफ मास 0 पे आएगा और y सेंटर ऑफ मास भी 0 पे आएगा। जो यूनिफॉर्म सिमेट्री में हमारे पास इस तरह की जो वैल्यूज़ पूछी जाती है, इस तरह के जो कंसेप्ट पूछा जाता है, डायरेक्ट हमारे पास चाहे रिंग हो चाहे डिस्क हो, कहाँ लाई करेगा, सेंटर पे लाई करेगा। ओके, तो बाकी हम लोग जैसे सेंटर ऑफ मास ऑफ हाफ रिंग, हाफ डिस्क, हेमिस्फेरिकल शेल हो, चाहे सॉलिड हेमिस्फेयर हो, सॉलिड कोन हो, हॉलो कोन हो, उसके आगे करेंगे। देखो, प्रूव करने ज़रूरी नहीं है, बट आपको वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि किस तरीके से हमारे पास ये वैल्यूज़ आती है। ओके, तो ये हमारे पास आज का रहा सेंटर ऑफ मास फॉर यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, ठीक है। कॉन्टिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हमने ज़्यादा तो ये बेटा आज का हमारा लेक्चर है। इसमें अगर कोई आपको कन्फ्यूज़न होगी तो आप अपने डाउट भेज सकते हैं।